नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रिकवरी ऑफ मनी के बारे में। दोस्तों, आमतौर पे देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उधार दे देता है या किसी तरह के माल के पैसे उसके रुक जाते हैं तो उसे पैसे लेने में बड़ी दिक्कत होती है। उस तरह के केसों के लिए दोस्तों फटाफट पैसे किस तरह से मिल सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो रिकवरी के लिए दो तरह के सूट डाले जाते हैं, एक ऑर्डिनरी रिकवरी सूट होता है मनी का और दूसरा जो सूट होता है दोस्तों वो ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत किसी भी कोर्ट में दाखिल किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए एक जो है पैसे की लिमिट है, यानी कि सिविल जज के पास में कुछ अमाउंट एक तय किया गया, उसके तहत ही केस डाले जा सकते हैं। उसके बाद में सेशंस कोर्ट और उसके बाद में अगर किसी शहर में या किसी राज्य में ओरिजिनल साइड में अगर हाई कोर्ट केसेस लेते हैं तो फिर उनमें जो है वो केसेस सीधे तौर पे डाले जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं तो दिल्ली में सिविल कोर्ट में अगर आपको ऑर्डर 37 के तहत अगर केस डालना है तो दोस्तों 3 लाख रुपए तक की सीमा निर्धारित है और 3 लाख से अगर ऊपर का कोई केस है तो फिर सेशंस कोर्ट एडीजे कोर्ट में पेश किया जाएगा और 2 करोड़ की अगर ऊपर की रकम है तो फिर वो सीधा केस हाई कोर्ट में जाता है। दोस्तों, ऑर्डर 37 है क्या? ऑर्डर 37 सीपीसी में एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिसको समरी ट्रायल को नाम दिया गया है, यानी संक्षिप्त जिसके तहत ट्रायल होती है और बहुत ही फटाफट उसमें पैसे मिलने की उम्मीद होती है। दोस्तों, जो ऑर्डर 37 है उसमें जो केसेस डाले जाते हैं वो लिक्विडेटेड मनी के लिए होते हैं, यानी जिनका अमाउंट फिक्स्ड होता है। अगर उनका अमाउंट फ्लेक्सिबल है तो फिर वो केसेस 37 में नहीं डलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी प्रोमिजरी नोट के ऊपर में कोई फिक्स अमाउंट लिखा हुआ है तो प्रोमिजरी नोट का जो केस है वो ऑर्डर 37 में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपका जो चेक का अमाउंट है किसी भी कारणवश आपने 138 का केस डालने में देरी कर दी तो दोस्तों उस चेक के अमाउंट को आप ऑर्डर 37 में दायर कर सकते हैं। दोस्तों, ऑर्डर 37 में केस दायर करने के लिए आपको कोर्ट फीस देनी जरूरी होती है। जितने भी अमाउंट का आप केस डालते हैं उतने रुपए की आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। दोस्तों, ऑर्डर 37 में जैसे ही आप केस डालते हैं, केस डालते ही तुरंत जो है कोर्ट सम्मन इशू करती है। दोस्तों, कोर्ट अगर सम्मन इशू कर देती है तो सम्मन इशू होने के बाद आपको इमीडिएटली पीएफआरसी यानी आपको कोर्ट में प्रोसेस फी और रजिस्टर्ड कवर दाखिल करना पड़ता है। उसके बाद में आप डिफेंडेंट के पास में नोटिस भेजते हैं। दोस्तों, इस केस में जो डिफेंडेंट के पास जो नोटिस जाता है, समन जो जाता है, उसमें टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है, यानी कि उसे 10 दिन के भीतर अपनी कोर्ट में अपीयरेंस देनी जरूरी होती है। जो ही डिफेंडेंट अपनी कोर्ट में अपीयरेंस देता है वो अपना एड्रेस कोर्ट में दाखिल कर देता है कि उसके बाद में अगर कोई भी कार्रवाई इस केस में हो रही है तो मुझे इस एड्रेस पे जो है फर्दर जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो की जाए। दोस्तों, जो ही 10 दिन के भीतर वो डिफेंडेंट अपनी अपीयरेंस देता है, ठीक 10 दिन के भीतर प्लेंटिफ यानी वादी को समन्स फॉर जजमेंट कोर्ट में पेश करने पड़ते हैं और उसकी एक कॉपी डिफेंडेंट को देनी होती है। और डिफेंडेंट को जो कॉपी दी जाती है वो भी पीएफआरसी के थ्रू ही जाती है। जो ही डिफेंडेंट के पास में पीएफआरसी की कॉपी पहुंचती है समन्स फॉर जजमेंट की तो दोस्तों विद इन 10 डेज 10 दिन के भीतर डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड कोर्ट में दाखिल करना जरूरी होता है। अब दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है ये 10-10 दिन की लिमिटेड पीरियड के भीतर करनी आवश्यक है। अगर आपने 10 दिन के भीतर इसकी कंप्लायंस नहीं की तो दोस्तों कोर्ट जो है इसी बेसिस के ऊपर में आपका केस डिक्री कर सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो इसमें ये हो जाती है कि कोई भी जो केस डालते हैं तो वो 10 दिन के भीतर 2 बार उसको रिप्लाई देनी मस्ट है। अगर उस दौरान नहीं देता तो वो केस डिक्री हो जाता है। अब आप दोस्तों मेरिट के ऊपर में क्या होता है दोस्तों कि जो ही लीव टू डिफेंड दी जाती है, आप जो प्लेंटिफ होता है वो लीव टू डिफेंड का जवाब देता है और जवाब देने के बाद में कोर्ट के सामने उस बात के लिए बहस होती है। लीव टू डिफेंड का मतलब ये होता है कि डिफेंडेंट ये बात अपनी तरफ से रखता है कि इस कोर्ट को इस केस को समरी ट्रायल चलाने का पावर नहीं है, ये ऑर्डिनरी सूट की तरह से चलना चाहिए क्योंकि इसमें जो है वादी ने गलत सूट फाइल किया है, पैसे मेरे नहीं बनते या मैं दे चुका हूं या ये गलत पैसे मांग रहा है। इस तरह की जो डिफेंडेंट के पास में डिफेंस होती है वो अपनी इस लीव टू डिफेंड में दाखिल करता है। दोस्तों, दोनों पक्षों को सुनने के बाद में अगर कोर्ट को यह महसूस होता है कि ये वाकई में ये पैसे ड्यू हैं तो दोस्तों वो लीव टू डिफेंड को डिनाई कर सकती है। कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। अगर कोर्ट डिनाई कर देती है तो दोस्तों ये केस वहीं पे ही डिक्री हो जाता है, यानी तुरंत वो केस डिक्री हो जाता है। अगर किसी केस में वो लीव टू डिफेंड जो है अलाउ हो जाती है तो दोस्तों उसमें भी सब्जेक्ट टू डिपोजिशन ऑफ पेमेंट के तहत भी अगर वो लीव टू डिफेंड ऑर्डर कर देती है कोर्ट तो दोस्तों उसमें आपको जितने अमाउंट का कोर्ट ने ऑर्डर किया है उतना अमाउंट डिफेंडेंट को या तो कोर्ट में जमा कराना होगा या फिर
जो वादी है उसके नाम से डिफेंडेंट को या तो ड्राफ्ट या फिर फिक्स डिपॉजिट के रूप में देना आवश्यक है, अदरवाइज फिर वो केस आगे नहीं चलता। दोस्तों इस केस में अगर कोर्ट ने लीव टू डिफेंड खारिज कर दी तो केस डिक्री हो जाता है। अगर लीव टू डिफेंड किसी की अलाउ हो जाती है तो फिर दोस्तों ये ऑर्डिनरी सूट के रूप में आगे चलता है। तो इस तरह से अगर आपका सूट जो है काफी मजबूत डाला गया है कोर्ट में, यानी पूरी एविडेंस के साथ डाला गया है, तो दोस्तों इसमें बहुत जल्दी पैसा मिलने की संभावना होती है। इसमें दोस्तों मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि कई केसेस में लोग जो रनिंग अकाउंट चलाते हैं बिजनेस के दौरान में, उस रनिंग अकाउंट के जो लास्ट में जो उसकी आउटस्टैंडिंग निकलती है उसके लिए भी ऑर्डर 37 में केस डाल देते हैं। वहां पर वो ऑर्डर 37 में केस नहीं माना जाता, वो ऑर्डिनरी सूट मानी जाती है। अगर एक स्पेसिफिक बिल के अगेंस्ट में कोई पेमेंट हो तो वो ऑर्डर 37 के तहत आ सकता है, अदरवाइज रनिंग अकाउंट का कोई भी केस ऑर्डर 37 के तहत नहीं आएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये था ऑर्डर 37 के तहत किस तरह से आप फटाफट अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। इसमें दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि अगर आपका केस 3 लाख रुपए से ज्यादा है और किसी व्यापारिक लेन देन के मामले में है तो फिर आपको ऑर्डर 37 में केस ना डाल के कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत में केस डालना चाहिए, उसमें भी समरी ट्रायल का होता है। तो इस तरह से ये था दोस्तों ऑर्डर 37 के ऊपर डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।